नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सर्विसेज में जाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किया जाए, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की जाए, कोई स्टार्टअप बनाया जाए और अपना कुछ काम किया जाए रादर देन प्रेफरिंग द सर्विसेज। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि इंडिया 100 यूनिकॉर्न्स बनाने वाली कंट्रियों में शामिल हो गया है। और आजकल गवर्नमेंट का भी बहुत एम्फेसिस है स्टार्टअप्स पे, अलग अलग पॉलिसीज आ रही हैं, इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं, सिम्पोजियम वर्कशॉप्स हो रही हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स और उससे संबंधित टॉपिक्स पे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्टार्टअप का फंडामेंटल आइडिया अभी भी नहीं है, जो ये नहीं चाहते हैं कि जानते नहीं हैं कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, लीगैलिटीज उसके साथ एसोसिएटेड क्या है, क्या स्टेजेस हैं, इंसेंटिवाइजेशन कहाँ होता है, रिकॉग्निशन कैसे होगा, और न जाने ऐसे कितने ही सवाल। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली हमने उन स्टूडेंट्स के लिए टारगेट किया है, उन लोगों के लिए टारगेट किया है जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बेसिक आइडिया नहीं है, उनको नहीं पता है कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे बेसिक्स ऑफ द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर स्टार्टअप पे भी एक वीडियो बनाइए, तो मैंने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक वीडियो में स्टार्टअप के बारे में हम लोग बहुत कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं। कम से कम 6 7 8 वीडियो लगेंगे स्टार्टअप के बारे में थॉरोली एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, आइडिया फनलिंग है, स्टार्टअप पॉलिसीज है, सर्विसेबल शेयर है, ऑब्टेनेबल शेयर है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें डिस्कस करी जानी चाहिए। स्टार्टअप पॉलिसीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में क्या स्टार्टअप पॉलिसी है, 2019 की स्टार्टअप पॉलिसी। ऐसे न जाने कितने टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस किए जाएंगे, तभी जाके एक फंडामेंटल बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे वीडियोस और भी बनाऊं स्टार्टअप पे, बट आज का वीडियो शुरू करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। स्टार्टअप मिसकंसेप्शन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक इनोवेटिव आइडिया हमारे पास है तो हमारा स्टार्टअप हम लोग बना सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती हैं? तो इन्हीं सब बातों के लिए चर्चा करेंगे आज के वीडियो में उन लोगों के लिए जो कि न्यू एंट्रेंट्स हैं स्टार्टअप के वर्ल्ड में। सो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है इसके बारे में समझना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो व्यक्ति है जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है और सारे रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को खुद ही एंजॉय करता है, पूरे रिस्क भी बियर करता है और रिवॉर्ड्स को भी एंजॉय करता है। फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से ये वर्ड आया है। और अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने, सेटिंग अप ऑफ द न्यू बिजनेस, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस विल बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इतना सरल चीज नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि हमको एक रस्सी पे चलने को कहा जाए कि कभी भी व्यक्ति गिर सकता है, और ऊपर से रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंसिंग का सिस्टम भी दे दिया जाए। यदि एक एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा रिस्क लेता है तो ज्यादा रिवॉर्ड का भी चांस होता है, लेकिन ये बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी जर्नी के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर को, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कर सकता है। तो बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स होते कितने टाइप के हैं। 4 प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेसिकली: बिल्डर्स, अपॉर्चुनिस्ट, इनोवेटर्स एंड स्पेशलिस्ट्स। तो बिल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा स्केलेबल बिजनेस बनाते हैं और बड़ी जल्दी बना लेते हैं, 2 4 साल में कई मिलियंस तक पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हायर करते हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। तो ये बिल्डर्स कहलाते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस टाइप का बिजनेस बनाते हैं वो बिल्डर्स कहलाते हैं। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड में स्केलेबल बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज में शिफ्ट करते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं। वो एक ही बिजनेस में रुक के उसको इंतजार नहीं करते हैं बड़ा होने का। तो इस प्रकार के जो
एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपॉर्चुनिस्ट हम लोग बोलते हैं। तीसरे एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो बेसिकली इनोवेटर्स होते हैं। मार्क जुकरबर्ग है, स्टीव जॉब्स है, ये सारे लोग वो हैं जो कि इनोवेटर्स हैं, अपने टाइप में इनोवेटर्स हैं, और कहीं ना कहीं साइंस और सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं अपने इनोवेशंस के थ्रू। वो रन थ्रू नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर कैपेबिलिटी अपनी नहीं होती है बिजनेस चलाने की, तो जो काबिल लोग होते हैं उनको हायर करते हैं। लेकिन इनोवेशन पे इतना डीप फोकस रहता है कि डेफिनेटली वो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं साइंस और सोसाइटी में। तो यही ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से या बहुत हाई स्किल्स के हिसाब से उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, वो भी बिजनेस बनाते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू बनाते हैं, रेफरल्स के थ्रू बनाते हैं, लेकिन इनका बिजनेस जो है वो स्लोली ग्रो करता है। तो ये चार प्रकार के बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये एंटरप्रेन्योर तो हो गए, लेकिन इन एंटरप्रेन्योर में से कुछ लोग होते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस बना सकते हैं। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अक्सर हम उसको बोलते हैं जो कि एक ही जगह पे लोकेटेड होती है। कोई रेस्टोरेंट बना दिया, कोई आउटलेट बना दिया, कोई ग्रोसरी स्टोर बना दिया, उसमें कुछ छोटा मोटा इनोवेशन कर दिया, कोई ऑर्गेनिक का स्टोर बना दिया, कोई केमिकल फ्री का बना दिया, कोई एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल का बना दिया, कोई ग्रीन एनर्जी का बना दिया। इस टाइप का जो एक ही जगह पे छोटा बिजनेस करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, और दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है दैट इज द स्केलेबल स्टार्टअप्स। ये बेसिकली स्टार्टअप्स हैं जो छोटे से शुरू करते हैं और उसके बाद उनका आइडिया इतना अच्छा होता है कि वो स्केलेबल होता है। अगर उनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिलता है तो इट कैन बी स्केल्ड अप टू ए वेरी बिग लेवल इन ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली स्टार्टअप्स, स्केलेबल स्टार्टअप्स। तीसरे हैं लार्ज कंपनी वाले एंटरप्रेन्योर्स। इसमें बेसिकली एक बड़ी कंपनी जो होती है वो फिर फर्दर कोई नई कंपनी बना देती है, कोई नए सेक्टर में चली जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा, इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस सब रहता है। तो ये बड़ा सोचते हैं और एक नई डायरेक्शन में, नई टेक्नोलॉजी के साथ किसी दूसरे कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स क्रिएट करना बेसिक फोकस रहता है, प्रॉफिट मेकिंग बेसिक फोकस नहीं रहता है। तो चार प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप आती है। अब सवाल ये आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप क्या ये एक ही होते हैं कि अलग अलग होते हैं? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें सोचिए और थोड़ी देर बाद आपको इसका जवाब मिलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में एक्चुअली में फर्क क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम एंटरप्रेन्योर के बोलते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमको एंटरप्रेन्योर से होती है। हम लोग चाहते हैं कि क्या ना हो जाए, वो एंटरप्रेन्योर सब कुछ उसके पास होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क टेकिंग, पॉजिटिविटी, एवरीथिंग, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ऑप्टिमिज्म, हार्ड वर्क, एनर्जी, सब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान उसको ऐसा बना दे कि सब कुछ उसके पास हो। लेकिन अक्सर होता ये कि इनमें से कुछ एक क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर्स के पास होती हैं, कुछ वो इनकलकेट करते हैं, जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ लास्ट तक भी नहीं आ पाती। और हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी का जो आउटकम है इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से होता है। इसके अलावा टेक्निकल स्किल्स और सोशल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। लेकिन सबके पास पॉसिबल नहीं है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सबके पास हो जाएं। हाँ, लेकिन डिजायरेबल जरूर है। तो एज ए एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास हैं, जो स्किल्स हैं, वो अच्छी बात है। जो नहीं है उनको एक्वायर करने की कोशिश करें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो अब आता है कि भाई कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट स्टार्टअप्स के बारे में, कि स्टार्टअप, इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, यूएस में सबसे ज्यादा स्टार्टअप है और सेकंड नंबर पे इंडिया में ही स्टार्टअप। सिर्फ 40% स्टार्टअप ही प्रॉफिटेबल होते हैं, 30% वो होते हैं जो बंद हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और बाकी के 30% वो होते हैं जो नुकसान में चलते हैं। तो कुल मिला के सिर्फ 40% ही स्टार्टअप जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। स्टार्टअप 11% पैसा कम से कम वो मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, और जो नए नए फाउंडर्स होते हैं जो स्टार्टअप बनाते हैं, तो जितना टाइम वो सोचते हैं कि हमको सीखने में लगेगा, जनरली उससे 2 गुना 3 गुना टाइम लग जाता है उनको सीखने में, उस लेवल तक आने में। 69% अमेरिका के जो स्टार्टअप्स हैं वो घर से ही शुरू करते हैं, होम बिजनेस से स्टार्ट करते हैं और फिर अपनी जर्नी को आगे ले जाते हैं। अमेरिका में तो 6 दिन लगते हैं, हिंदुस्तान में थोड़े ज्यादा दिन लग जाते हैं एक बिजनेस सेटअप करने में, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर, 20-25 दिन के अंदर सारी लीगलिटीज को आप कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
और जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे कम लोग जापानीज लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। तो ये कुछ डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स के बारे में है। अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें, अब यूनिकॉर्न क्या होता है आपने सुना होगा, यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन होगा। $1 बिलियन लगभग अगर हम 82 के हिसाब से करते हैं तो लगभग 8,200 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। तो $1 बिलियन जो है वो 8,200 करोड़ से ऊपर का जिसका वैल्यूएशन हो गया है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। 108 कंपनीज, 108 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि इंडिया में यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ चुके हैं, और इंडिया सेकंड कंट्री बन गई जिसमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। लास्ट ईयर ही ये हुआ है। और अगर आप कुछ नाम देखें तो ग्रो, जीरोधा, रेजरपे, बाइजूस, ये सब नाम आपने सुने होंगे। 2019 में 7 यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में आई, 2020 में 11 कंपनीज यूनिकॉर्न बन पाई, 2021 में 44 कंपनीज यूनिकॉर्न बन पाई, और 2022 में 21 कंपनी फिर दोबारा यूनिकॉर्न बन पाई। तो ये बड़ा एक एनकरेजिंग ट्रेंड है कि लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। कुछ डाटा में लेटेस्ट इकट्ठा किया है जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन सी कंपनीज रिसेंट ईयर्स में यूनिकॉर्न बनी है। फिजिक्स वाला ने 2016 में शुरू किया था, 2022 में यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। डील शेयर, एक्सप्रेस, ओपन, मोबीक्विक, अपग्रेड 2015 में स्टार्ट किया था, 2021 में यूनिकॉर्न बन गया। अर्बन कंपनी, ठीक ऐसे ही कार देखो, मीशो, वेदांतुन 2011 में शुरू किया था, 10 साल बाद 2021 में यूनिकॉर्न बन गया। मीशो ई कॉमर्स एक साइट है, आपने देखा होगा, 2015 में स्टार्ट किया, 2021 में यूनिकॉर्न बन गया। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी अलग अलग एरियाज में है। क्रिप्टो करेंसीज में कॉइनस्मिथ है, आपने सुना होगा, 2017 में ही कंपनी बनी है, 2021 में यूनिकॉर्न बन चुकी है। दूसरी कंपनी कॉइन डीसीएक्स है, 2018 में स्टार्ट हुई, 2021 में यूनिकॉर्न बन गई। डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है, गपशप है, चार्ज भी है, जेटा है, मोहल्ला टेक है, डेली हंट आपने देखा होगा, सोशल न्यूज का एक कंपनी है, 2007 में स्टार्ट हुई, 2020 में यूनिकॉर्न बनी है। रेजर पे, कार24, तो ऐसे ये फोन पे, फर्स्ट क्राई ई कॉमर्स की साइट है, फोन पे भी सबने सुना है। डिलीवरी, ओला ने ओला इलेक्ट्रिक अपनी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री खोल दी जो कि यूनिकॉर्न बन गई सिर्फ 4 साल 2 साल के अंदर। 2017 में स्टार्ट हुई, 2019 में ये यूनिकॉर्न बन गई क्योंकि उनके पास अपना एक्सपीरियंस, अपना नाम, अपना ब्रांडिंग सब कुछ है, तो ये यूनिकॉर्न बन गई। लेंसकार्ट है, ओयो रूम्स है, पेटीएम मॉल है, ऐसी बहुत सारी कंपनी, बाईजूस, पॉलिसी बाजार, बिल्डेक्स, जोमेटो। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो 2000 से 2010 में कंपनी मेक माई ट्रिप, फिर इन मोबी इंडिया की पहली कंपनी थी जो 2011 में यूनिकॉर्न बनी, इन मोबी। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो, ओला, ये सारी कंपनीज यूनिकॉर्न बन गई। इसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो अगर आप इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको खोल के दिखाता हूं। इन्वेस्ट इंडिया पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। ये आप देखिए, इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन इंडिया, द इंडियन यूनिकॉर्न लैंडस्केप। तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ये सब चीज आप देख सकते हैं। और ईयर वाइज यूनिकॉर्न कंपनीज का डिटेल्स भी यहाँ है। 2020 में कौन कौन सी कंपनीज बनी, यूनिकॉर्न 21 में कौन कौन सी कंपनीज हुई यूनिकॉर्न, फिर 2020 में कौन सी हुई, 2019 में कौन सी हुई, 2018 में कौन सी हुई, 17 में कौन सी हुई, और ऐसे करके सारे ईयर्स का डिटेल इसमें सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इसको विजिट कर सकते हैं और भी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो वापिस आते हैं अपने कंटेंट पे कि यूनिकॉर्न कंपनीज 2022 में 108 यूनिकॉर्न कंपनीज इंडिया में हो गई। और अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि 20,000 के करीब स्टार्टअप हर साल रिकॉग्नाइज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 20,000 स्टार्टअप हर साल बन रहे हैं, उसमें से कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं ये एक अलग इशू है, लेकिन फिलहाल 20,000 स्टार्टअप्स तो बन रहे हैं पूरे कंट्री में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है कि स्टार्टअप का होता क्या है, फिर बन तो जाते हैं लेकिन होता क्या है। तो अगर आप एक साल के बाद का डेटा देखेंगे तो 20% कंपनीज बंद हो जाती हैं। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक साल बाद 20% कंपनीज बंद हो जाती हैं। 2 साल के बाद 30% कंपनीज बंद हो जाती हैं, सिर्फ 70% सर्वाइव करती हैं। 5 साल के बाद आधी कंपनीज बंद हो जाती हैं, 50% ऑफ द कंपनीज दे आर क्लोज्ड।
and only 50% will survive. After 10 years, only 30% of the companies will survive. तो 10 साल के बाद सिर्फ 30% सर्वाइव करती हैं, 70% कंपनी जो है वो बंद हो जाती हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उन रीजंस में अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा, तो सबसे इंटरेस्टिंग रीजन ये है कि मार्केट डिमांड ही नहीं थी। जो हमने कंपनी बनाई उसकी एक्चुअल में मार्केट डिमांड नहीं थी, उसकी जरूरत ही नहीं थी मार्केट। तो 42% केसेस ऐसे हैं जहां पे कंपनीज बंद हो जाती हैं, प्राइमरीली बिकॉज दैट प्रोडक्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड इन द मार्केट। उसकी जरूरत ही नहीं थी मार्केट में, तो मार्केट डिमांड ही नहीं थी। इसका रीजन ये है कि जो कंपनी बनाने से पहले की रिसर्च है, वो जो एडवांस्ड रिसर्चेस हैं वो हम लोग नहीं करते हैं बेसिकली, और कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट सब्सिक्वेंटली जब हमको समझ में आता है कि हाँ भाई हमारा प्रोडक्ट मार्केटेबल ही नहीं है, या एक्चुअली में ये नहीं चाहिए, या हम उतना इनोवेटिव नहीं हो पाते हैं, तो देन द कंपनी हैज टू बी क्लोज्ड। कुछ कंपनीज 30% के आसपास, 29% टू बी प्रिसाइज, बंद हो जाती हैं बिकॉज दे रन आउट ऑफ कैश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आपके पास कैश होना चाहिए। कैपिटल तो आ गया, उसके बाद जो वर्केबल एक्सपेंडिचर है, वर्किंग एक्सपेंडिचर है, वो कहां से आता है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राइट टीम नहीं है, या हम दूसरे हमारे कंपटीटर्स हमको आउट कम्पीट कर देते हैं, हम अपडेट नहीं करते हैं खुद को, तो ऐसे भी इश्यूज हो सकते हैं। बिजनेस मॉडल हमारा अगर फेल हो जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कस्टमर्स को अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, फोकस कम हो जाता है, लोकेशन अच्छी नहीं थी, पैशन खत्म हो जाता है, बर्नआउट बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप आसान काम नहीं, मतलब आपको हर रोज संघर्ष करना है, हर रोज संघर्ष करना है। एक लेवल के बाद आदमी बोलता है यार नहीं अब नहीं हो पाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज बर्नआउट। अब हम बर्नआउट हो गए, अब बंद कर देंगे भाई, अब नहीं होता। सो ऐसे भी केसेस हैं जहां पे 8% के लोग कहते हैं कि साहब बर्नआउट हो गए, उसके बाद हमने बंद कर दिया। तो बहुत सारे रीजन है, इसके अलावा भी दूसरे रीजन है, लेकिन कुछ मेजर रीजन मैंने आपको बताए। तो यदि आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो इन सब चीजों को आप फोकस में रखिए। लेकिन डरने घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप सीरियस हैं, अगर इंटेंट सही है, अगर आप सोचते हैं कि हाँ भाई मुझे तो करना ही करना है चाहे जो भी हो जाए, और लॉन्ग टर्म में मुझे सरवाइव करना है, तो मैं आपको बताता हूं कि नहीं, इतना मुश्किल नहीं। सिर्फ एक चीज पे अगर आप फोकस करेंगे, पैसा और काम, इसका बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग पैसे पे जब बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो क्वालिटी का इशू हो जाता है, कुछ और चीजों का इशू हो जाता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं सफरर हो जाते हैं, या कोई कुछ कुछ गलत प्रैक्टिसेस को यूज करके शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक इशू आता है। अगर हम काम को देखें, उसकी क्वालिटी को देखें, और सस्टेनेबिलिटी को ढूंढें, और एम्प्लॉयबिलिटी को देखें कि हाँ भाई मेरे पास आज 5 लोग काम कर रहे हैं, अगले साल 10 काम करें, 15 काम करें, तो मैं एक्सपेंशन करता रहूं। अगर ये मॉडल रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम भी रहेगी, तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ प्रॉफिट्स अपने आप आता है। आपको मार्केट में खड़े रहना पड़ेगा, क्राइसिस सिचुएशन में भी हारना नहीं पड़ेगा, पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है बिजनेस में, क्योंकि रातों रात कोई भी, ये कंपनी जितनी भी मैंने बताई हैं, इन्होंने 10-10 साल तक, बहुत 15-15 साल तक बहुत ज्यादा संघर्ष किया होगा, तभी आज यूनिकॉर्न कंपनीज बन पाई। ये तो एक एंटरप्रेन्योर को समझना पड़ेगा। तो जब हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, मेरे पास यार है तो है लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो इन सब चीजों को बड़ा गौर से समझने वाली बात है कि भाई अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे इन सब चीजों का शिकार नहीं होना है। ये सब चीजें आपको बाद में परेशान करेंगी। अगर आप इन सब चीजों से ग्रस्त हैं, तो अगर आप उसमें नहीं जाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, तो ज्यादा बढ़िया। अगर आप ये बोलते हैं मेरे कनेक्शन नहीं, कनेक्शन बनाने पड़े, मैं बहुत लेट हो चुका हूं मार्केट के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इनोवेशन लाइए मार्केट में, फिर दोबारा आप जगह बना सकते हैं। मेरे पास कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, बिजनेस पार्टनर मिल जाते हैं जब आप सक्सेस की जर्नी पे जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके पीछे आएंगे। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, ये भी कुछ लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। नोबडी सपोर्ट्स मी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमारा वर्थ होगा तो हमको सपोर्ट करेंगे लोग। आई डोंट हैव स्किल्स, देन एक्वायर स्किल्स। आई कांट फाइंड कस्टमर्स, फाइंड आउट वेज टू फाइंड कस्टमर्स। आई डोंट हैव ए प्रोटोटाइप, क्रिएट ए प्रोटोटाइप। इट इज टू हार्ड, यस यू हैव टू बियर हार्डशिप्स। मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती भाई, तो फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ और रास्ता ढूंढो, कहीं से भी करो, लेकिन आपको करना है। मैं तो कॉलेज में हूं, तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। 2019 स्टार्टअप पॉलिसी के हिसाब से अगर आप कॉलेज में भी हैं तो भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो बहुत शर्म लगेगी भाई, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस चीज को बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा डर ही फेलियर का होता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अगर डरेंगे नहीं तो ही आगे बढ़ेंगे। जो भी बिजनेस आज आपको सक्सेसफुल नजर आ रहे होंगे, उन्होंने कुछ बहुत सारे फेलियर्स देखे होंगे अपनी लाइफ में। और स्पेशली यंगस्टर्स को मैं बोलता हूँ कि जितना जल्दी यंग इनिशियल स्टेजेस में हम लोग फेल हो जाए, उससे सीख ले, वो ज्यादा बढ़िया है, रादर देन
बाद में फेल होने के, जब हम मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, एज वाइज भी और बिजनेस वाइज भी। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन से पीछे नहीं हटना है, फेलियर से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो अब आते हैं स्टार्टअप की डेफिनेशन पे। बेसिकली अभी हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, बीच में कुछ स्टार्टअप्स की भी चर्चा करा, लेकिन एग्जैक्टली स्टार्टअप होता क्या है, ये बड़ा सवाल फिर दोबारा से है। क्या एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप एक ही है? नहीं, एक नहीं है। एंटरप्रेन्योर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। इवन फैमिली बिजनेस भी है, उसकी भी कोई एक ब्रांच, उसका एक स्ट्रिंग निकाल के कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। लेकिन स्टार्टअप होने के लिए वो लीगैलिटीज के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप होंगे। आप अपने लेवल पे स्टार्टअप हो कोई बात नहीं, आपके बिजनेस में कोई पैसा इन्वेस्ट कर दे कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट आपको तभी रिकॉग्नाइज करेगी जब आप उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो वो क्राइटेरिया कौन से हैं, इसको समझते हैं जरा। तो सबसे पहला तो आप एक इंडिविजुअल नहीं हो सकते हैं स्टार्टअप के लिए। एक एक व्यक्ति इंडिविजुअल स्टार्टअप नहीं हो सकता है, उसको एक लीगल एंटिटी बनना पड़ेगा पहले, तभी वो स्टार्टअप कहलाएगा। और लीगल एंटिटी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दैट स्टार्टअप मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहला तो भाई कंपनी बनानी पड़ेगी, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी, या एक लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है, जो एक्ट 2008 का है उसके अनुसार एक आपको लीगल एंटिटी तो बनाना पड़ेगा। इन तीन लीगल एंटिटीज में अगर आप इसमें से कुछ बना पाते हैं, तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, दैट यू हैव टू बी ए लीगल एंटिटी एंड दैट आल्सो द डिफाइंड लीगल एंटिटी। तभी आप स्टार्टअप कहलाने के लिए एलिजिबल होंगे। पहली एलिजिबिलिटी आपकी ये होती है। दूसरा एलिजिबिलिटी ये होती है कि कोई बहुत पुरानी कंपनी, अगर 10 साल से पुरानी कंपनी है, वो स्टार्टअप नहीं हो सकती। स्टार्टअप जनरली एक नई कंपनी होती है जो अभी रिसेंटली ही शुरू हुई हो। 10 साल तक कंपनीज एलिजिबल रहती हैं स्टार्टअप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तीसरा है कि आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर 100 करोड़ से ज्यादा हो गया किसी भी ईयर में, तो आप उस एलिजिबिलिटी कंडीशन से बाहर निकल जाते हो, देन यू कैन नॉट हैव दैट स्टार्टअप थिंग। लेकिन भाई इनोवेशन का जो चीज आता है, बार बार हम बोलते हैं कि इनोवेटिव आइडिया हो गया तो हमारे पास पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा। आइडिया लेके तो न जाने कितने लोग घूम रहे हैं जिनके पास बहुत सुपर्ब आइडियाज है, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज हैं उनके पास, लेकिन सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता। आइडिया को बिजनेस में जब आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तभी आप स्टार्टअप होंगे, वरना नहीं। आइडिया लेके न जाने कितने लोग हैं जिनके आइडिया बिजनेस में ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाए, ड्यू टू वन और द अदर रीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स में खासकर ये चीज का रहता है कि हमारे पास अगर आइडिया हुआ तो देन वी विल बी इन position to create successful business. No, it is not like that. And then the government will also recognize only if you have a valid idea, and also the more important point is that you should be in a position to create number one wealth and number two employment. सरकार बोलती है कि जो व्यक्ति अपने बिजनेस में ये दो चीज क्रिएट कर पाएगा, पैसा क्रिएट कर पाएगा, वेल्थ क्रिएट कर पाएगा, और जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएगा, वो ही स्टार्टअप है। इनोवेशन है, बहुत अच्छी बात है, अगर उसने वेल्थ क्रिएट कर दी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन तो उसके पास है ही है, एक नया आदमी वेल्थ क्रिएट करेगा। तो सरकार जब इवेल्युएट करती है, जब गवर्नमेंट इवेल्युएट करती है उन सब प्रपोजल्स को, तो इस पे एम्फेसिस दिया जाता है कि वेल्थ होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी होनी चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टअप इंडिया में जब हम जाते हैं तो ये कॉमन क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा स्टेट्स के जो स्टार्टअप पॉलिसीज हैं उसमें कुछ और एडिशंस हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, से फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाती है और उत्तराखंड स्टार्टअप काउंसिल से रिकॉग्निशन के लिए कहती है, तो वो काउंसिल देखेगी कि भाई द कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन उत्तराखंड, पहला चीज। और दूसरा कि 50% जो आपके रेगुलर एम्प्लॉइज हैं स्टार्टअप कंपनी के, वो उत्तराखंड से होने चाहिए। उनकी स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, सीधी बात है। उनकी स्टेट में वेल्थ जनरेट होनी चाहिए, उनकी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ऐसा अधिकतर स्टेट्स का मानना है, समझना है। अपनी स्टेट की स्टार्टअप पॉलिसीज में ये चीजें मेंशन है। स्टेट की स्टार्टअप पॉलिसीज को देखने के लिए या नेशनल स्टार्टअप पॉलिसीज को भी देखने के लिए आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जा सकते हैं। थोड़ा सा ग्लिम्स में आपको यहाँ पे दिखा सकता हूं यदि आप चाहें तो। ये स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल है, स्टार्टअप इंडिया। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पे जाके स्टेट स्टार्टअप पॉलिसीज टाइप करेंगे और यहाँ पे
सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। और इस पेज पे पहुंचने के बाद ये बता रहा है कि 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव देयर ओन स्टार्टअप पॉलिसी, उनकी अपनी डेडिकेटेड स्टार्टअप पॉलिसी हर स्टेट की। स्टार्टअप इंडिया से तो हम लोग रिकॉग्निशन इंसेंटिवाइजेशन करवा ही सकते हैं, लेकिन स्टेट 36 स्टेट्स के पास अपनी पॉलिसीज हैं और अपने स्टार्टअप काउंसिल्स हैं। और इन सब स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में 653 डिस्ट्रिक्ट्स में जो DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस पेज पे जाके यदि आप किसी पे भी क्लिक करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का आपके पास डिटेल्स खुल गया। और DPIIT रिकॉग्नाइज 10,122 स्टार्टअप हैं और विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं 5,056 स्टार्टअप्स हैं जो विमेन लेड हैं। और नोडल एजेंसी का और ऑफिशियल एड्रेसेस दिए हैं, फोन नंबर्स दिए हैं। अगर पॉलिसी पढ़ना है तो जैसे मैंने कहा कि आप व्यू इंसेंटिव पॉलिसी पे अगर क्लिक करेंगे तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरा आ जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर स्टेट के पास इसी पोर्टल में सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही रखी। अब अगर हम लोग से फॉर एग्जांपल राजस्थान पे क्लिक करते हैं तो राजस्थान का खुल गया। 3,791 स्टार्टअप्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं और 1,743 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। तो ऐसे ही हर स्टेट का डेटा अवेलेबल है और जो स्टार्टअप पॉलिसीज हैं उस स्टेट की, ये भी आप लोग यहाँ से व्यू कर सकते हैं जो टैब दिया है उस पर क्लिक करके। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि कोई स्टार्टअप इंडिया की बजाय अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में इनकॉर्पोरेशन करवाना चाहता है, कंपनी बनाना चाहता है, जम्मू में कश्मीर में बनाना चाहता है, हिमाचल उत्तराखंड में बनाना चाहता है, कर्नाटका तमिलनाडु में बनाना चाहता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बनाना चाहता है, तो वो अपनी स्टार्टअप पॉलिसीज को जरूर देखे, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि उनके लिए कोई एडिशनल एडवांटेज या कोई एडिशनल कंडीशन उसमें मेंशन हो। सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो अब स्टार्टअप की जर्नी कैसे चलती है ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम लोग देखते हैं स्टार्टअप होता क्या है। देखिए यदि आप इसमें देखें तो सेंटर में नंबर्स लिखे हैं 0 1 2 3 ऑन राइट हैंड साइड, 0 -1 एंड -2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो 0 मतलब वी आर रेडी फॉर इनकॉर्पोरेशन, वी आर रेडी फॉर स्टार्टिंग द थिंग्स, बट बिफोर this stage there has to be so many things which are to be covered। इस स्टेज से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको कवर करनी पड़ती हैं, वो ये स्टेजेस डिफाइन करती हैं। तो कुल मिला के 6 स्टेजेस इसमें बताई गई हैं। पहला स्टेज है आइडिएशन, कि जब हमको आइडिया आता है कि हाँ यार ऐसा कोई काम कर सकते हैं, एक आइडिया जो माइंड में आया और उस आइडिया से फिर हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया कि ये प्रॉब्लम थी, इस आइडिया से ये सॉल्यूशन निकल सकता है, और एक कंसेप्ट डेवलप किया। कंसेप्ट डेवलप करने के लेवल पे हम -1 पे आएंगे, और जब हम कमिट कर देंगे रिसोर्सेज को कि भाई ये कंपनी होगी, ये उसका नाम होगा, ये उसका CEO होगा, ये उसका CFO होगा, ये कंपनी इस टाइप से बनेगी, ये इस जगह में इनकॉर्पोरेट करेंगे, यहाँ इसका हेडक्वार्टर होगा, फंडिंग का ये सिस्टम रहेगा, हम अपना पर्सनल इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फैमिलीज के इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बैंक से लोन ट्राई करेंगे, कहीं और इन्वेस्टर्स को ढूंढेंगे, कहाँ से वो पैसा आएगा कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और ईयर वाइज ईयर क्या हमारे प्लान्स होंगे। तो जब हम ये कमिटमेंट्स कर देते हैं और एक प्रोटोटाइप बनाने की शुरुआत कर देते हैं, लोगों को कन्विंस करना शुरू कर देते हैं, तो हम इस स्टेज में आते हैं कि सीरियसनेस ऑफ द बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड। जो फाउंडर्स होते हैं वो लीगल एग्रीमेंट्स साइन कर चुके होते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती है। सो देन वी से दैट वी आर एट स्टेज 0 एंड देन वी मूव अहेड फर्दर। तो जो वो प्रोसेस रहता है उसको हम लोग वैलिडेट करते हैं और फिर धीरे धीरे मार्केटिंग की तरफ हम लोग उसमें पहुंचते हैं। तो 0 स्टेज से पहले जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारी रिसर्चेस हमको करनी चाहिए, मार्केट सर्वेस करने चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, तब जाके हम इस स्टेज में पहुंच जाएंगे। ये 0 से पहले वाली स्टेजेस प्री स्टार्टअप स्टेजेस कहलाती हैं। और फिर जो स्टार्टअप रिकॉग्निशन, जैसे ही हम लोग रिसोर्सेज को कमिट करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, हमको तुरंत अप्लाई करना चाहिए फॉर द स्टार्टअप रिकॉग्निशन। स्टार्टअप के गवर्नमेंट के जो रिकॉग्निशन सिस्टम होता है उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज स्टार्टअप रिकॉग्निशन, जब हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम एक कंपनी है, हम ये काम करते हैं, और हमको रिकॉग्निशन गवर्नमेंट देती है। और सेकंड स्टेज होती है जब हम इंसेंटिवाइजेशन की लेवल पे जाते हैं, जब हम गवर्नमेंट हमको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। वो स्टेजेस में क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं, क्या टेक्निकलिटीज हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 0 के बाद
फर्स्ट स्टेज आती है जब हम वैलिडेशन में जाते हैं और एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो रहता है कि एक कम से कम इस क्वालिटी का प्रोडक्ट तो हम लोग मार्केट में बना पाएंगे, लॉन्च कर पाएंगे, तो वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक हम लोग आ जाते हैं और उसकी मार्केट में इवेल्युएशन करना शुरू करते हैं और अपने आइडिया को वैलिडेट करते हैं, टेस्ट करते हैं। जब वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है तब हम उसको स्केल अप करते हैं कि नहीं भाई अब इसको इस स्केल में जाना चाहिए, और तब हम जाके हमको वैलिडेशन और स्केलिंग अप के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और फिर बहुत बड़े कैपिटल अमाउंट की जरूरत पड़ती है जब हम लोग ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो कुल मिला के 6 स्टेजेस: आइडिएशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वैलिडेशन, स्केलिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द कंपनी, और उसके बाद फिर आईपीओ रिलीज हो जाता है और फिर एग्जिट प्लान होता है। इसके बाद की स्टेजेस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये चीजें जरूरी। तो जो -2 स्टेज है उसमें हमको प्रॉब्लम पता होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन एक फिट सॉल्यूशन हमको पता होना चाहिए। वी हैव टू क्रिएट ए प्रॉब्लम एंड ए सॉल्यूशन फिट स्टेज, दिस इज कॉल्ड। देन जब हम कंसेप्चुअलाइजेशन और कमिटमेंट के स्टेजेस में जाएंगे उस वक्त तक हमारा विजन क्लियर हो जाना चाहिए, कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या प्लान्स होंगे, तो ये हमको क्लियर हो जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज फाउंडर फिट स्टेज। उसके बाद मार्केट फिट में जाते हैं जब हमारा प्रोडक्ट प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है और हम मार्केट टेस्टिंग इवेल्युएशन के लिए तैयार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट फिट स्टेज। और उसके बाद जब स्केल अप बिजनेस मॉडल हमारे पास फाइनेंशियल्स के साथ जो अजम्पशंस हैं और जो नंबर्स हैं उनके साथ तैयार होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए मार्केट फिट मॉडल। तो फर्स्ट स्टेज में आइडिया जनरेशन से लेके प्रोटोटाइप, और इसमें हम लोग पिच करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई ये हमारा आइडिया है, हम लोग इसमें ऐसा करना चाहते हैं, आप हमारे फंड कीजिए हमको। सेकेंड स्टेज में एडवांस्ड डेवलपमेंट होती है और जैसा मैंने बताया रिकॉग्निशन की स्टेज है, और थर्ड स्टेज जो है प्रोटोटाइप और मार्केटिंग की स्टेज है। तो बेसिकली जर्नी में ये 6 स्टेजेस आएंगी किसी भी स्टार्टअप के, तो हमको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इस जर्नी में जैसा मैंने बताया, सबसे पहले आइडिएशन, कंसेप्चुअलाइजेशन, कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे जाके हम लोगों को रिकॉग्निशन एप्लीकेशन पुट अप करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, अगर हम गवर्नमेंट स्टार्टअप में चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, सो वी हैव टू पुट अप एन एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन एज ए स्टार्टअप। जो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होनी चाहिए, लीगल एंटिटी होनी चाहिए, 10 साल से कम एज होनी चाहिए, 100 करोड़ से टर्नओवर कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए और एक वेल्थ जनरेशन का प्लान होना चाहिए। तो मैं आगे बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेजेस के लिए फर्दर जब हम आगे जर्नी में बढ़ जाते हैं तो हमको इंसेंटिवाइजेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस डालनी पड़ती है। इंसेंटिवाइजेशन बहुत प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप्स की इंसेंटिवाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं, वो भी अभी बताऊंगा। और उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन, हर इंसेंटिवाइजेशन के लिए अलग एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। सो दैट इज हाउ इट गोज इनटू ए गवर्नमेंट सिस्टम, दैट द स्टार्टअप थिंग। तो गवर्नमेंट 6 प्रकार का इंसेंटिवाइजेशन करती है। पहला इंसेंटिवाइजेशन है जिसको बोलते हैं मंथली अलाउंस। जब हम एक कंपनी की तरह रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, गवर्नमेंट हमको फर्स्ट एप्लीकेशन करके रिकॉग्नाइज कर देती है और हमको एक स्टार्टअप का नंबर इशू कर देती है, तो उसके बाद हम लोगों को मंथली अलाउंस की हम लोग एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें कि स्टार्टअप्स 10,000 से 15,000 रुपए तक एक साल के लिए मंथली अलाउंस उनको मिल सकता है, ताकि छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स कर पाए। लेकिन अब इसमें क्या है कि हर लेवल की इंसेंटिवाइजेशन में गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ ना कुछ इवेल्युएशन क्राइटेरिया बने। तो इवेल्युएशन क्राइटेरिया अगर आप नीचे देखेंगे तो जैसे ये उत्तराखंड का एग्जांपल है, उत्तराखंड स्टार्टअप काउंसिल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड इन उत्तराखंड होना चाहिए, सैंक्शन लेटर ऑफ एनी काइंड ऑफ फंडेड ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास सैंक्शन लेटर है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर काउंसिल इसमें कैसे इस चीज को देखती है। एंड स्टार्टेड अर्निंग रेवेन्यू शुड हैव जनरेटेड, 50,000 रुपए का आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने काम कुछ नहीं किया और मैं रिकॉग्निशन के बाद सीधा बोल देता हूँ कि साहब हमको पैसा दे दीजिए, नहीं, गवर्नमेंट विल नॉट गिव। So 50,000 you should have earned by that time, and then you can put up an application for incentivization। 1,20,000 से लेके 1,80,000 तक गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है। और टोटल टर्नओवर जो है पिछले 3 महीनों में स्पेसिफाई होना चाहिए, और कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंजल इन्वेस्टर की फंडिंग भी आपको मिलनी चाहिए। तो अगर आप इसको गौर से समझें तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आप सीरियसनेस ऑफ बिजनेस दिखाते हैं तभी आपको इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन द क्राइटेरिया गोज ऑन बिकमिंग मोर स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिंजेंट, ज्यादा स्ट्रिंजेंट होता जाता है। दूसरे प्रकार का जो इंसेंटिवाइजेशन है वो है 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट देती है।
वुमेन स्टार्टअप के लिए 7.5 लाख रुपए तक और जनरल स्टार्टअप्स के लिए 5 लाख रुपए तक। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया अब और ज्यादा स्ट्रिंजेंट, मार्केटिंग असिस्टेंस ये कहलाता है कि अगर हमको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, कुछ वेबसाइट्स बनानी है, कुछ ब्रोशर्स करने हैं, कहीं एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना है, सो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट फंड करती है। लेकिन कंडीशंस क्या है कि 50,000 रुपए था फर्स्ट स्टेज में मंथली अलाउंस के लिए। यहाँ पे आप देखिए राइडर्स बढ़ गए हैं, राइडर्स हैव बिकम मोर स्ट्रिंजेंट। एनी काइंड ऑफ फंडिंग ऑफ मिनिमम ₹2 लाख। तो हमको 2 लाख का फंडिंग का कहीं ना कहीं से एश्योरेंस जब है तभी हम लोग इंसेंटिवाइजेशन को सोचेंगे भाई, अदरवाइज हम लोग नहीं सोचेंगे। और वी शुड हैव जनरेटेड एज ए स्टार्टअप 2 लाख रुपीज, हमको 2 लाख रुपए हमने जनरेट कर लिया हो फॉर ईच ऑफ द मंथ्स एज द ग्रॉस टर्नओवर, और एक इक्विटी फंडिंग हमको लगभग 10 लाख रुपए की मिल गई हो, तब हम लोग 2 लाख रुपए तुमको दे देंगे भाई। 1.5 से 2 लाख, सॉरी 5 से 7.5 लाख रुपए मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए तब मिलेगा जब हम। अब इसको अगर बहुत ही स्पष्ट भाषा में अगर हम लोग बोलें कि ये क्या चीज है, बेसिकली व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट यू पुट योर स्किन इनटू द बिजनेस फर्स्ट। आप अपना पैसा, आप अपनी स्किन इन्वेस्ट कीजिए उसमें, तब जाके हम लोग आपको देखेंगे। फिर किसी बैंक का भी उसमें पैसा लगाइए, किसी इन्वेस्टर का पैसा लगाइए, तब हम आपको पैसा देंगे। तो अपना पैसा फंसाओ, बैंक का भी पैसा फंसाओ, और फिर हम आपको रिकॉग्निशन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हो, तो कोई इन्वेस्टर आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा, आप कोई बैंक आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा, और गवर्नमेंट क्यों ट्रस्ट करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों ने सीरियसनेस ऑफ बिजनेस दिखाया और पैसा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया, अपना भी इन्वेस्टमेंट किया, दे आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस, देयर स्किन इज इनटू द बिजनेस। ऐसा नहीं हो सकता है कि पैसा किसी और का होगा और बिजनेस मैं करूंगा, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो इनिशियली यू हैव टू जनरेट द रिसोर्सेज, और फिर जाके हम लोग उसमें जाते हैं। सो दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ इंसेंटिवाइजेशन। तीसरा इंसेंटिवाइजेशन जो आता है, अगर पेटेंटेबल कोई प्रोडक्ट निकल जाता है तो गवर्नमेंट 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको सपोर्ट करती है। 5 लाख रुपए इंटरनेशनल पेटेंट के लिए और 1 लाख रुपए नेशनल पेटेंट के लिए। 75% एट द टाइम ऑफ पेटेंट फाइलिंग आपको मिल जाता है, 25% तब मिलेगा जब अवार्ड आपको पेटेंट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट गोज। लेकिन उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड है पहले से, वो कंपनी के नाम का पेटेंट होना चाहिए, उसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट का होना चाहिए, ये सब चीजें उसमें लिखी गई। फिर चौथा असिस्टेंस आता है नीड बेस्ड असिस्टेंस, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सपोर्ट गवर्नमेंट करती है फॉर बाइंग सम इक्विपमेंट, अपना कोई फैसिलिटी ऐड करने के लिए, कोई नई मशीन ऐड करने के लिए, कोई जो प्रोटोटाइप्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये चीज आती है, लेकिन इसके लिए भी अलग अलग टर्म कंडीशंस हैं, वो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। पांचवें टाइप का जो इंसेंटिवाइजेशन आता है वो एग्जम्पशन ऑफ स्टाम्प फी। अगर आप स्टार्टअप के नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो जो उसमें स्टाम्प फी लगेगी वो आपका एग्जाम गवर्नमेंट करती है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग लेवल ऑफ एग्जाम्पशन है, 50% से 100% तक का एग्जाम्पन है, वो एमएसएमई पॉलिसी में आप लोग पढ़ सकते हैं जाके। और स्टेट का जो कंपोनेंट होता है जीएसटी का, सो दैट इज ऑल्सो रीइंबर्स्ड। दिस इज द सिक्स्थ काइंड ऑफ द इंसेंटिवाइजेशन विच गोज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये पैसा ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इट हैज टू बी अर्नड। We have to create business, we have to create wealth, we have to create employment। दो चीजें ध्यान रखी, इनोवेशन बाद में, लेकिन सबसे पहले वेल्थ और बिजनेस जो क्रिएट कर पाएगा वही कर पाएगा। मैं आपको वैसे एग्जांपल बताता हूँ, जिस आदमी ने अपना पैसा लगा दिया हो, जिस स्टार्टअप ने अपना खूब सारा पैसा लगाया हो, अपने फैमिलीज का लगाया हो, सो उनको रिकॉग्निशन करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है, लोग आपको समझते हैं कि हाँ यार इसने अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर ही दिया है यूएस, तो अब ये कोशिश करेगा कि कुछ पैसा जनरेट करे, ही सीरियस इनटू द बिजनेस। बट दोज हु आर नॉट इन्वेस्टिंग दे आर स्ट्रगलिंग। मैंने ऐसे स्टार्टअप्स को देखा है जो 5-5 साल रिकॉग्निशन करे हुए हो गए, उनको एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट का नहीं मिला कहीं। और उन स्टार्टअप्स को भी मिला है जो रिकॉग्निशन के 1 महीने के अंदर इंसेंटिवाइजेशन एप्लीकेशन लगाई और उनको इंसेंटिवाइजेशन मिल गया है। सो वो बहुत सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने स्टार्टअप को आगे ले जाते हो। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको बताया। अगर हम लोग कंक्लूड करना चाहें तो एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, जितनी ज्यादा क्वालिटीज होंगी उतना बढ़िया है। और ही स्टार्ट्स ए न्यू बिजनेस एंड द इंटेंट, द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द इंटेंट। जितना इंटेंट स्पष्ट होगा, सीरियस अगर हम हैं, तो ही बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा, ये बड़ा जरूरी है। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव चलते जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना एक की है। यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम इनटू द क्रिटिकल सिचुएशंस। जब क्राइसिस सिचुएशंस होंगे तब भी आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट खड़े रहना पड़ेगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पुट योर स्किन इनटू द बिजनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपको
रियली आप उसमें सीरियसनेस दिखा पाएंगे। स्टार्टअप बनने के लिए इट हैज टू बी ए लीगल एंटिटी, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टार्टअप हैज टू बी ए लीगल एंटिटी एंड द स्टेजेस आर, सबसे पहले इनकॉर्पोरेट करिए, फिर रिकॉग्निशन लीजिए गवर्नमेंट से, और तीसरा इंसेंटिवाइजेशन, जिसमें मैंने 6 चीजें आपको बताई कि गवर्नमेंट किस किस चीज के लिए सपोर्ट करती है। आपको मंथली अलाउंस देती है, आपको मार्केटिंग अलाउंस देती है। मंथली अलाउंस लगभग 1,20,000 से 1,80,000 रुपए तक एक साल के लिए मिलेगा। मार्केटिंग अलाउंस 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक मिलेगा। नीड बेस्ड असिस्टेंस आपको मिलता है 5 लाख रुपए, और आईपीआर के लिए ग्रांट मिलता है 1 लाख से 5 लाख रुपए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो जीएसटी होता है वो रिइंबर्समेंट का सिस्टम है, और स्टाम्प फी एग्जाम्पशन है। 6 प्रकार की एग्जाम्पन, ये उत्तराखंड स्टेट का मैंने एक एग्जाम्पल बताया। ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्पशंस और बहुत सारे इंसेंटिवाइजेशन अलग अलग स्टेट्स के जो स्टार्टअप पॉलिसीज है उसमें मेंशन होंगे। एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि वो स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ये चाह रहा हूं कि स्टूडेंट होते हुए ही आप स्टार्टअप स्टार्ट करिए, और अपने फेलियर्स जो भी आपने देखने हैं, गवर्नमेंट ने पॉलिसी आपको बना रखी है स्टार्टअप पॉलिसी 2019, अगर आप पढ़ेंगे, सो दैट इज देयर फॉर द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड, द स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2019। आप देख सकते हैं, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा उस पर, और जब आप उसको देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जल्दी हमको स्टार्ट करना चाहिए। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट जो सेगमेंट है स्टार्टअप वाले ही सीरीज का, वो जरूर जल्दी से जल्दी बनाऊंगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बने रहिए और अपने सजेशंस देते रहिए, कोई नए वीडियो, नए कमेंट्स आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।